परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के इस नियम को जब भी मानने से इनकार करने लगते हैं तब हम दुखी होते हैं, अवसाद से घिर जाते हैं। हमें स्वीकारना होगा कि जब अच्छे दिन स्थायी नहीं रहते तो बुरे दिन भी स्थायी नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो कभी निराश हताश नहीं होता। परिवर्तन को स्वीकार करके ही हम अपनी हताशा निराशा से उबर सकते हैं और समय के साथ चलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले एक नजर मुख्य गतिविधियों पर। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली की पीएम मेलोनी से भी करेंगे मुलाकात। शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी। सम्मेलन से इतर इटली की पीएम मेलोनी समेत G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की भी संभावना। कुवैत में भीषण आग लगने से करीब 40 भारतीयों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत घटना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह घायल भारतीयों की सहायता का जायजा लेने कुवैत पहुंचे। लाल किला पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकी को होगी फांसी। 24 साल पुराने मामले में राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी मोहम्मद आरिफ और अशफाक की सजाए मौत को रखा था बरकरार। पेमा खांडू आज अरुणाचल के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। लगातार तीसरी बार संभालेंगे सूबे की कमान। ईटानगर में राजभवन के दरबार हॉल में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से जैसलमेर की 2 दिवसीय यात्रा पर। तनोट माता मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा अर्चना। जैसलमेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बीओपी बावलियावाला का भी करेंगे दौरा। बीएसएफ जवानों से भी होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना होंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है और इटली की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली आने का न्योता दिया। G7 शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली जाएंगे। 14 जून यानी शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये यात्रा भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन में विश्व नेताओं के साथ जुड़ने का एक बड़ा अवसर होगा। शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्र में शामिल होंगे और सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी बैठक करेंगे और दोनों नेता आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाया जाए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। Honorable Prime Minister Modi ji will be traveling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. The visit assumes a significance as this will be Honorable Prime Minister's first overseas travel after assuming office in his 3rd consecutive term. It will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the global south. On 14th of June, that is the main day for the G7 Outreach Summit, Prime Minister will participate in the outreach session along with the other countries invited for the Outreach Summit. At this session, the focus would be on artificial intelligence, energy, Africa,
and the Mediterranean. 24 साल पुराने लाल किला हमला के मामले में दोषी आतंकी की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले उसकी सजाए मौत को बरकरार रखा था। आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई थी। करीब 24 साल पुराना ये मामला है। इस मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज की है। राष्ट्रपति ने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद जो दया याचिका खारिज की है, ये दूसरी दया याचिका ऐसी है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और मामले में उसे दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। घुसपैठियों ने 22 दिसंबर सन 2000 को लाल किले पर हमले में परिसर में तैनात 7 राजपुताना राइफल्स की इकाई पर गोलीबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप 3 सैन्यकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तानी नागरिक और प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा के सदस्य आरिफ को हमले के 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शीर्ष अदालत के 2022 के आदेश में कहा गया था कि अपीलकर्ता आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक एक पाकिस्तानी नागरिक था और उसने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था और हमले को अंजाम दिया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से जैसलमेर की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान आज उपराष्ट्रपति धनखड़ तनोट माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस दौरान जैसलमेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जाएंगे और इसके बाद बीओपी बावलियावाला का दौरा करेंगे और बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। कल यानी 14 जून को उपराष्ट्रपति 154 बटालियन बीएसएफ जैसलमेर में एक समारोह में भाग लेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति जैसलमेर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पेमा खांडू आज लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 12 जून को ईटानगर में हुई बैठक में पेमा खांडू को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और कल हुई इस बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग शामिल थे। पेमा खांडू आज अपने कैबिनेट सहयोगी के साथ शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। पेमा खांडू 2016 से अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नबाम तुकी के इस्तीफे के बाद पहली बार पदभार संभाला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में शामिल हुए थे। राज्य के 60 सीटों में से बीजेपी को 46 सीटें मिली हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी की 5 सीटों पर जीत हुई है। इलेक्शन में पेमा खांडू निर्विरोध विधायक चुने गए। 24 साल बाद ओडिशा में सत्ता परिवर्तन करके बीजेपी ने राज्य की कमान संभाल ली है। राज्य में मोहन चरण मांझी ने बुधवार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। विधानसभा चुनाव में मोहन मांझी उत्तरी ओडिशा के क्योझर विधानसभा क्षेत्र से बीजू जनता दल की प्रत्याशी मीना मांझी को 11,577 वोटों से हराकर चौथी बार विधायक चुने गए। ओडिशा के 147 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी को उसके 78 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। प्रवती परिदा और कनक वर्धन सिंह देव राज्य के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। 67 साल के कनक वर्धन सिंह देव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कनक वर्धन सिंह देव 6 बार विधायक के साथ मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं तीसरी बार लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार कहीं न कहीं बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एनडीए के प्रमुख घटक
तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ये चंद्रबाबू नायडू का चौथा कार्यकाल है। विजयवाड़ा में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने केसरपल्ली आईटी पार्क में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को गले लगाकर राज्य के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। जनसेना प्रमुख और साउथ फिल्मों के स्टार एक्टर पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। वो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన कुवैत में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 49 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मरने वालों में 40 भारतीय हैं। घायलों का वर्तमान में कुवैत के 5 अलग अलग सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक भर्ती किए गए ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर है। कुवैत की इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शोक संदेश में कहा कि कुवैत सिटी में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है और स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रभावित लोगों की मदद में जुटा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में आग की घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की त्वरित कार्रवाई करते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत जाने का निर्देश दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आग त्रासदी में घायल हुए लोगों की सहायता की निगरानी करने और इस घटना में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीरों को जल्द वापस लाने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कुवैत में हैं। खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई। न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और अमेरिका में मुकाबला हुआ, जिसे भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत लिया। न्यूयॉर्क के नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की, जहां टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर महज 110 रन बना पाई। इसके बाद भारत ने 18.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। वहीं इस जीत के साथ ही भारतीय टीम की सुपर 8 में एंट्री हो गई है। अमेरिका की तरफ से सबसे ज्यादा रन नीतीश कुमार ने बनाए, उन्होंने 27 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये उनका T20 इंटरनेशनल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हार्दिक पांड्या ने 2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट झटका। और अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। आइए जानते हैं कि इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 13 जून साल 1879 में गणेश दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भगुर में हुआ। वे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। गणेश दामोदर बाबाराव सावरकर के नाम से भी मशहूर रहे। बाबाराव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। वीर सावरकर को क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत की स्थापना की प्रेरणा बाबाराव से ही मिली थी।
बाबा राव का मानना था कि सशस्त्र क्रांति से देश स्वतंत्र हो सकता है। जब वीर सावरकर इंग्लैंड चले गए तो अभिनव भारत का काम बाबा सावरकर ने अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहे संग्राम में सहभागिता के कारण बाबा राव पर मुकदमा चला, जिसके तहत उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। सजा के दौरान अंडमान के सेल्युलर जेल में बाबा राव को ब्रिटिश हुकूमत ने अनेक यातनाएं दी। बाद में साल 1921 में उन्हें गुजरात लाया गया और साल भर तक उन्हें साबरमती जेल में कैद के बाद रिहा कर दिया गया। साल 1922 में उन्होंने अपने भाई वीर सावरकर के साथ मिलकर हिंदू महासभा का गठन किया। और अब समय आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रपति भवन के भव्य और शानदार दरबार हॉल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।